हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS पथेरिया पे। अब फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं जा रहे हैं बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर +1 क्लास का कंप्लीट हो चुका है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है। आपने कुछ टॉपिक्स क्या बहुत सारे टॉपिक्स यहां पे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम उनको धीरे धीरे करके देखेंगे, एक एक दो टॉपिक। तो देखते जाइएगा बेटा, बहुत इजी है। तो आगे आपके पास आज स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो देखते जाइएगा बेटा। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे जो एटम है उनका केमिकल बिहेवियर देखा गया। क्या देखा गया, या जो एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके अलग अलग एटम्स हैं, उनका केमिकल बिहेवियर देखा गया। किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर जो है वो किसके बारे में बताता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है उसका जो केमिकल बिहेवियर है वो हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। किसको शो करता है बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो, अगर हम उसके केमिकल बिहेवियर को देखते हैं तो उसका केमिकल बिहेवियर हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है बेटा। किसके बारे में बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। लेकिन क्या हुआ बेटा, इससे पहले हमने लास्ट यूनिट में मैंने एक जगह तुम्हें बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बेटा। तो इस थ्योरी ने क्या कहा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने इसने कहा था जो आपका मैटर है, कोई भी मैटर मतलब इस अर्थ के ऊपर कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मैटर। जो ये मैटर है इसको हमने क्या कहा था, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन स्मॉल पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया था, एटम नाम दिया था। यही कहा था ना। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है बेटा, एटम से और छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। क्या नहीं होता है, एटम से स्मॉल कोई पार्टिकल नहीं होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम। इसका मतलब इसके नाम से ही है, एटोमियो से निकला। ये किससे निकला बेटा, एटोमियो से निकला हुआ है। इसका नाम क्या है, एटम। एटोमियो से निकला हुआ बेटा। ये कहां से निकला हुआ है, एटोमियो से निकला हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन डिविजिबल। क्या मतलब होता है बेटा, नॉन डिविजिबल, यानी कि जिसको हम और ज्यादा नहीं डिवाइड कर सकते, नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था। तो डाल्टन्स ने तो कह दिया था मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, एटम। इससे छोटा कोई भी, इससे स्मॉल कोई पार्टिकल होता ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरी बढ़ती गई बेटा। क्या बढ़ती गई, धीरे धीरे डिस्कवरी बढ़ती गई। और एक बात आई, क्या आई, एक छोटा सा क्या आया, हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एबोनाइट रोड होती है, सुना आप सबने, एबोनाइट रोड। एबोनाइट की रोड को जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं हमारे बालों के साथ, या वैसे भी जब हम उसको रब करते हैं, रबड़ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके रबड़ करते हैं, तो रब करने पर क्या है, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है बेटा। उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जांपल, अरे आप घर पे कोम्ब लेते हो, कंघा लेते हो, और कंघे को जब हम बालों से ऐसे क्या करते हैं, रब करते हैं, और फिर क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े अगर हम लेते हैं, पेपर के डिवाइड्स, तो वो कॉम्ब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों है, उस कॉम्ब जिस मैटर का बना हुआ है वो रब करने पर उसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो गया बेटा, चार्ज। तो ये ऐसे कई चीजें देखी गई जिनमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज जब प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे कुछ आइडिया लगाया गया। क्या आइडिया लगाया गया, इससे आइडिया लगाया गया, इसका मतलब मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम तो है, लेकिन एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल भी है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, चार्ज प्रेजेंट है। जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। इसलिए धीरे धीरे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानने लग गए। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में
कैसे पता किया? सबसे पहले जब एबोनाइट रोड को रब किया तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उस चार्ज से कुछ अनुमान लगाया गया। क्या अनुमान लगाया गया? कि रियल में एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? चार्ज प्रेजेंट होता है। तो चार्ज पार्टिकल भी एटम्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए एटम जो है सब डिविजिबल है, हम उसको और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पता चला एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं बेटा? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ई नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल और प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल और भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली हम किसके बारे में पता करते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और किसके बारे में पता करते हैं? न्यूट्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें यही तो देखना है, एटम के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन। धीरे धीरे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। वो कैसे हुई वो सब हम देखेंगे। आपको अगर इसमें कुछ नोट डाउन करना तो कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर क्या हुआ धीरे धीरे वही देखते हैं। तो चलें बेटा आगे। अब क्या किया गया बेटा, आगे देखते हैं, देखते जाइएगा। जो एटम का स्ट्रक्चर है बेटा, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा ऑब्टेन किया गया वो देखते हैं। इसके लिए क्या किया गया बेटा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया। क्या किया गया? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किसमें किया गया बेटा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब हमने किया तो वो गैसेज के अंदर किया था। किसके अंदर किया था बेटा? थ्रू गैसेज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब हमने करंट पास किया, लेकिन किसके अंदर किया बेटा? गैसेज के अंदर किया। और उसी से हमें किसके बारे में पता चला? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। इसमें कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है जो आपने एटम का स्ट्रक्चर प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया, उसमें क्या क्या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे किया था? बाय द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज के अंदर से हमने करंट पास किया, हाई वोल्टेज का करंट पास किया गया था। तो हाई वोल्टेज का करंट पास किया गया, तो ये पास किया गया, उससे हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता किया। लेकिन उससे पहले चार्जेस के बारे में, यानी कि जो चार्ज होता है उसके बारे में एक कॉमन बात पता की गई। क्या पता किया गया? आप सभी जानते हो। एक बात मुझे बताओ, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अरे सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए एक थ्योरी बनाई गई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब गैसेज के अंदर से किया गया तो उससे पहले एक बात जरूर जानी गई। क्या जानी गई? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल, एंड अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाइक चार्जेस बेटा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा? रिपेल करते हैं। ये सब जाना गया। उसके बाद आगे डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो अब आगे आप देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक वर्ड भी एनसीईआरटी का नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करवाऊंगा आपको। ये नहीं है एक वीडियो डाल दी फिर बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को कवर करेंगे और आपको कंप्लीट बताऊंगा एक एक चीज के बारे में क्या क्या है। तो आगे देखिएगा। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ऑफ गैसेज से हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, और उससे पहले हमें यह जान लिया भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे हमारे पास है बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिएगा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोलते हैं बेटा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया जाता है?
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी नाम देते हैं बेटा इसको, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी नाम दिया जाता है, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी नाम देते हैं इसको। क्या नाम दिया जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी नाम दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। इस एक्सपेरिमेंट से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं बेटा। क्या बताते हैं? आपने 9th 10th में अक्सर पढ़ा होगा। आप क्या करते हो, मैं जनरली वाटर को ही ले लेता हूं, वाटर को ले लिया और इसमें मैंने 2 रोड लगाई और क्या पास कर दिया बेटा? करंट पास कर दिया। और इस प्रोसेस को आपने 10th में भी पढ़ा होगा। क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस नाम दिया जाता है। हमने एक वाटर के बीकर में एनोड कैथोड लगाए, 2 रोड लगाई, करंट पास किया। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो ये जो वाटर है ये किस में डिसोसिएट हो जाता है? आपका वाटर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अरे ये तो वाटर जो पढ़ा हुआ वही बता रहा हूं। आप कोई भी ले सकते हो यहां पे सॉल्यूशन, कैसा भी सॉल्यूशन हो, अगर वो आयंस में टूटने वाला होगा तो टूटेगा। तो फिर क्या करते हैं, ये जो H पॉजिटिव है ये आपने पढ़ा था किसकी तरफ जाता है बेटा? ये कैथोड की तरफ मूव करता है। और जो OH नेगेटिव है ये किसकी तरफ मूव करता है बेटा? एनोड की तरफ। ये सब पढ़ा था ना। अरे इसके अंदर आयंस ये बने कैसे? ये आयंस तभी तो बने होंगे, इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे, तभी तो बने होंगे। ये चार्ज पार्टिकल आपस में ट्रांसफर हो गए होंगे और जिसके कारण पे चार्ज डेवलप हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी, इलेक्ट्रोलिसिस जब करवाया गया, इससे भी आइडिया लगा कि आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब ये है रियल में एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। उन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहला चार्ज पार्टिकल क्या था? इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी की। लेकिन बेटा ये चार्ज आया तो कैसे आया? इससे क्या आइडिया लगाया गया था कि रियल में एटम्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल है। और ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया था ये एक फैराडे साइंटिस्ट था, उसने किया था फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ। फिर इसने अपने लॉ दिए कुछ इस इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, उन्हें बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम दिया जाता है बेटा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब करंट पास करोगे तो आयंस प्रोड्यूस होंगे और आयंस वे कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं। इससे आइडिया लगाया गया था अगर आयंस बन रहे हैं इसका मतलब ये श्योर हो गया हमारे जो एटम्स हैं उसके अंदर ऐसे पार्टिकल भी प्रेजेंट है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हो गया बेटा। ये लॉ +2 के अंदर पढ़ोगे, हम यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहां पे मैंने ये बता दिया by the Faraday law of electrolysis it was says that when current is passed through a solution then ions are produced. It means there are the charge particle inside the atom. इसका मतलब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? चार्ज पार्टिकल्स। ये जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आप एक एक बात को नोट डाउन कीजिएगा। आप खुद से अपनी कॉपी प्रिपेयर करोगे ना बेटा, अपने आप बन जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो मैं आपको जैसे ही आपका 2-4 यूनिट कंप्लीट होंगे तो मैं इन यूनिट के नोट्स की PDF भी डाल दूंगा। लेकिन बेटर ये रहेगा आप खुद से लिखो। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पता किया गया भाई रियल में पार्टिकल्स हैं, तब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की गई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे की गई इसको क्या बोला गया भाई? इसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक और नाम भी दे सकते हो बेटा इसको, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको हम नाम दे सकते हैं। ये 3-4 नाम इसको दिए गए। तो इसके अंदर क्या किया गया बेटा? सबसे पहले वैसे देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ये एक विलियम क्रुक्स नाम का साइंटिस्ट था। कौन था? विलियम क्रुक्स। उसने स्टार्ट किया लेकिन उससे डिस्कवरी नहीं हुई बेटा। तो उसने क्या किया था? एक ग्लास ट्यूब ली थी। उसने क्या लिया था? एक ग्लास ट्यूब ली थी बेटा, एक ग्लास ट्यूब ली थी उसने। इस ग्लास ट्यूब में क्या क्या किया था वही हमें देखना ये। इसलिए इस ग्लास ट्यूब को सबसे पहले क्या है,
क्रुक्स ने यूज किया था, इसलिए क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं इसको, या डिस्चार्ज ट्यूब भी आप बोल सकते हो। ठीक है बेटा, ये एक ग्लास की ट्यूब थी और कुछ भी नहीं है, कांच की ट्यूब थी। इसके अंदर क्या है बेटा, एक यहां से पंप लगा दिया गया, वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया गया बेटा, यहां पे वैक्यूम पंप लगा दिया गया। इसका क्या काम होता है बेटा, वैक्यूम पंप का, वैक्यूम पंप का काम होता है, इसके अंदर अगर कोई गैस होगी, इसके अंदर अगर कोई गैस होगी तो इस वैक्यूम पंप से आप बाहर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, वैक्यूम पंप से आप उस गैस को बाहर निकाल सकते हो गया। फिर क्या किया गया बेटा, यहां पे दो मटेरियल की ट्यूब ली गई, कोई भी मेटल की ट्यूब या किसी की भी, सॉरी, दो रोड ली गई, ट्यूब नहीं रोड। ये रोड ली, जिसमें एक को नाम दे दिया कैथोड और दूसरी को क्या नाम दे दिया बेटा, एनोड। क्या नाम दे दिया गया, दूसरी को नाम दे दिया गया एनोड। ये एनोड है और ये क्या है बेटा, कैथोड है। हो गया। फिर क्या किया गया, इन दोनों को जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज बैटरी से। किसके साथ जोड़ दिया गया बेटा, हाई वोल्टेज की बैटरी से इसको जोड़ दिया गया। ये हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज, ये जो हाई वोल्टेज की बैटरी है नियर अबाउट 10,000 वोल्टेज है बेटा। नियर अबाउट कितनी है, 10,000 से 15,000 वोल्टेज की ट्यूब है। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया बेटा। क्या क्या लिया, एक ट्यूब ली गई विच इज कनेक्टेड विद द वैक्यूम पंप टू डिक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। अगर कोई एयर है उसका प्रेशर कम करना है तो आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या किया गया, टू रोड्स आर टेकन, वन एक्ट एज कैथोड, अदर एक्ट एज एनोड, बोथ आर कनेक्टेड विद द हाई वोल्टेज बैटरी दैट इज 10 to 15,000, 10 से 15,000 वोल्टेज की। फिर क्या किया गया बेटा, जैसे ये सेटअप स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखो क्या क्या हुई। सबसे मेन है बेटा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन। मैं आपको अलग अलग बताऊं, कैसे भी बताऊं, वैसे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले बेटा इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर थी, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर था। लेकिन मैं बात करूं बेटा, जब इसके अंदर कोई गैस थी तो हाई प्रेशर पे जब गैस होती है तो वो इंसुलेटर होती है बेटा। क्या होती है, इंसुलेटर, उसमें से करंट पास नहीं होता। जब हमने हाई वोल्टेज पास किया तो इसमें नथिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो क्या थी आपकी, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड, हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। लेकिन कब बेटा, व्हेन द गैस इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। जब गैस प्रेजेंट थी ट्यूब के अंदर तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ बेटा, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया, कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ। लेकिन क्या है, ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया, इसमें से इस गैस को बाहर निकाल दिया गया बेटा। बहुत ही कम प्रेशर रख लिया गया, गैस के बहुत ही कम पार्टिकल थे। तो आप कोई भी गैस रख सकते हो बेटा, वैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो आपकी इच्छा है। तो कोई कोई बहुत ही कम प्रेशर कर दिया गया और इसमें से गैस को निकाल दिया गया। तो इसके अंदर एक एक दो दो पार्टिकल गैस के थे। फिर हमने जब हाई वोल्टेज अप्लाई की, क्या किया, हाई वोल्टेज को अप्लाई किया व्हेन इनसाइड द ट्यूब एयर प्रेशर इज वेरी लो या गैस प्रेशर इज वेरी लो एंड द वोल्टेज इज अप्लाइड, देन वी फील दैट देयर आर द सम रेज। यहां पे कुछ रेज थी जो इस कैथोड, ऐसा लग रहा था कैथोड से निकल रही हैं, ऐसा लग रहा था बेटा, महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। इस बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को, वर्ड्स को। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ रेज हैं जो क्या है, कैथोड से निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं बेटा, एनोड की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड से निकल रही है, लेकिन बेटा रियल में वे कैथोड से नहीं निकल रही हैं। तो कहां से निकल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, तो आप आंसर में क्या लिखते हो, फ्रॉम कैथोड, वो गलत हो जाएगा बेटा। ये कैथोड से नहीं निकल रही हैं। मैंने दोबारा से सुनो, ऐसा लग रहा है कि ये कहां से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं और किसकी तरफ जा रही है बेटा, एनोड की तरफ जा रही है। किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। अब ये कैथोड की तरफ से निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, तो इन रेज को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, कैथोड रेज। इनको क्या नाम दे दिया गया बेटा, कैथोड रेज नाम दे दिया गया। इनको क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज नाम दे दिया गया।
दिया। लेकिन कैथोड रेज नाम देने के बाद क्या किया गया बेटा, भी रियल में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन बोलो बेटा, आपका समझ आया या नहीं आया। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया आपने, व्हेन एयर प्रेशर इज लो इनसाइड द ट्यूब एंड वोल्टेज इज अप्लाइड, देन इट फील्स दैट सम रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड गोइंग टुवर्ड्स द एनोड, दैट रेज आर नोन एज कैथोड रेज। ऐसा फील, ऐसा महसूस हो रहा था, कुछ रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं, उन रेज को क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। फिर अच्छे से चेक करने के लिए क्या रियल में ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दिया गया बेटा। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए वो देखिएगा। तो क्या क्या चेंजेस किए गए वो देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा, सुनने की चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे इसके पीछे, इस एनोड के पीछे, ये रहा, ये एनोड के पीछे, इस एनोड के पीछे एक फोस्फोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई। फोस्फोरेसेंट स्क्रीन, क्या काम होता है बेटा इस फोस्फोरेसेंट स्क्रीन का, फोस्फोरेसेंट स्क्रीन का काम होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फोस्फोरेसेंट स्क्रीन, इस फोस्फोरेसेंट स्क्रीन का क्या काम है बेटा, इसका काम है, इसके ऊपर अगर कोई रे टकराएगी, कोई भी रेज, तो ये बहुत तेजी से ग्लो करेगी। क्या करेगी, ग्लो करेगी विद द ब्राइट स्पॉट, यानी कि बिल्कुल चमकीले स्पॉट के साथ। तो क्या है, वी अप्लाई ए फोस्फोरेसेंट स्क्रीन बिहाइंड द एनोड विच ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग द रेज। जैसे इससे रेज टकराएगी तो ये बहुत तेजी से ग्लो करेगी। अब फोस्फोरेसेंट जो स्क्रीन है वो किसकी बनी होती है बेटा, जिंक सल्फाइड की। किसकी बनी होती है, नॉर्मली हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करते हैं। हमने ये किया और अब फिर से सेटअप को अप्लाई किया गया हाई वोल्टेज। तो अब रियल में कुछ रेज थी जो ऐसा लग रहा था भी वे कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा भी रही हैं, जा रही थी भी रियल में, लेकिन वो एंडिंग में किसके साथ टकराई, इससे टकराई। ये जो आपकी क्या है ZNS स्क्रीन, तो यहां पे ग्लोइंग हुई। तो इससे रियल में ये हुआ, हाँ भी कुछ रेज हैं जो कैथोड की तरफ से आ रही हैं, कैथोड की तरफ से, न कि कैथोड में से निकल के, कैथोड की तरफ से आ रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। ये एनोड की तरफ जा रही हैं, तो एनोड के पीछे जो फोस्फोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई थी उससे टकराई और वो ग्लो करने लग गई, ग्लो करने लग गई। लेकिन बेटा ये जो रेज है ये एनोड की तरफ क्यों जा रही है, फिर ये महसूस किया गया। इसका मतलब ये कैथोड की तरफ से आ रही हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पहले ही बता चुका हूं क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ बैटरी के, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल। इसलिए ये इसकी तरफ जा रही है और इसके पीछे जो स्क्रीन है उससे टकरा के ग्लो कर रही है। और इन रेज को आप रियल में ये महसूस हो गया भी, कुछ रेज कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं, दैट रेज आर नोन एज एनोड रेज। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरी ऑब्जर्वेशन थी बेटा। बोलो बेटा इसमें कुछ पूछना है या नहीं पूछना। दैट रेज आर नोन एज कैथोड रेज। उन रेज को क्या नाम दिया गया बेटा, कैथोड रेज नाम दिया गया। फिर धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टीज पता की गई, इन कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ये कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट में क्या कहा गया, ये कैथोड रेज जिन छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी नहीं पता चला उन कैथोड रेज की क्या की गई, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा, प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इतने में बोलो भी कुछ समझ ना आया हो तो आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा यहां पे जो भी मैंने बताया है, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हो गया बेटा, तो देखिएगा अब देखिएगा ये जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके रिजल्ट क्या है। रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लिख लो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट,
इस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट हैं, या तो ये डाल लो आप हेडिंग, या डाल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इन प्रॉपर्टीज, इन कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपको ये डालना है। सबसे पहले देखिएगा बेटा क्या प्रॉपर्टीज है या क्या रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट में क्या पता चला बेटा, ये कैथोड की तरफ से निकल के किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो पता चल गया, दीज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। किसकी तरफ जा रही है बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। दीज आर मूविंग फ्रॉम, ये तो देख लिया हमने, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही हैं। ये था बेटा इसका पहला रिजल्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है, पहला रिजल्ट जो आपको महसूस हुआ है। सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड आप सुनते जाइएगा, आप इन रेज को देख नहीं सकते। दीज आर नॉट इंडिविजुअली विजिबल, दीज आर नॉट विजिबल, दीज आर नॉट विजिबल। ये खुद से विजिबल नहीं है बेटा, इनको हम देख नहीं सकते। तभी तो हमने क्या है, इनको देखने के लिए क्या रियल में ऐसा हो रहा है, हमने क्या लगाया था बेटा, फोस्फोरेसेंट स्क्रीन। अगर हमें ये दिखती तो हम क्यों लगाते बेटा, हमें दिख नहीं रही थी तभी तो हमने फोस्फोरेसेंट स्क्रीन लगाई, और इससे जब ये टकराई तो ग्लोइंग हुई। इसका मतलब रियल में रेज है जो उधर जा रही है। तो क्या है, दीज आर नॉट विजिबल बट लेकिन आप क्या कर सकते हो बेटा, ये विजिबल नहीं है, बट वी ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, वी ऑब्जर्व देयर बिहेवियर। हम इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया बेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे स्ट्राइक विद द फोस्फोरेसेंट स्क्रीन दे ग्लोइंग। क्या कर रही थी, फोस्फोरेसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही थी। तो हमने इसके बिहेव को ऑब्जर्व किया, भाई हाँ ये रेज है, उससे टकराई तो ग्लो हुई। इसका मतलब क्या है, ये रेज रियल में। तो हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन इनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने फोस्फोरेसेंट स्क्रीन से जब ये टकराई तो वो स्क्रीन ग्लो हुई, तो हमने ऑब्जर्व किया या नहीं किया बेटा, नोट डाउन कीजिएगा। फिर थर्ड रिजल्ट देखते हैं। एग्जाम्पल बताऊं बेटा इसका क्या है, एक आपकी जो टेलीविजन की स्क्रीन होती है ये, उस पे भी यही होता है, पीछे से ट्यूब आती है, वो रेज आती है, वो रेज ये आपकी ZNS स्क्रीन ही तो होती है, जहां हमें स्क्रीन जो दिखाई देती है हम यहां से देख रहे हैं, तो यहां पे हमें पिक्चर क्यों दिखाई देती है, पीछे से ऐसे ही रेज आ रही है बेटा, भाई वे रेज इससे टकरा रही हैं और वो क्या कर रही है, ग्लो, यानी कि इधर से वो पिक्चर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेज, इससे टकराने पर हमें दिखाई दे रही है। तो टेलीविजन में भी यही होता है प्रोग्राम। हो गया बेटा। अब थर्ड रिजल्ट्स देख लीजिएगा, तो क्या कह रहा है, थर्ड रिजल्ट्स देखिएगा। अब इनका बिहेवियर और देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी चलती हैं बेटा। ये कैसे पता किया गया भी ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसका भी मैं बताऊंगा ये कैसे पता किया गया, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन बेटा ये स्ट्रेट लाइन में कब चलेंगे, इनके पास ना ही तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब ना ही तो कोई मैग्नेटिक फील्ड हो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है। कैसे पता किया गया भी ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, वो सुनिएगा आप मेरे से। इसको हटा दूं बेटा, ये आपने कर दिया है तो इसको हटा देता हूं। कैसे पता किया गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, तो क्या किया गया बेटा, देखते जाइएगा। ये कैसे पता किया, ये रेज आ रही थी, ठीक है, इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दी। क्या रख दी बेटा, एक ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये बताओ बेटा, अगर ये सीधी, मैं इधर से 1 मिनट के लिए रेज नहीं है, मैं इधर से इसके ऊपर लाइट डालूंगा तो इस ऑब्जेक्ट की ये बताओ इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी या नहीं बनेगी। और अगर मैं इधर से लाइट डालूंगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनेगी, इधर से डालूंगा तो यहां पे बनेगी। लेकिन क्या है, इन रेज के रास्ते में जब ऑब्जेक्ट रखी तो उसकी इमेज बिल्कुल इसके सामने बन रही है या नहीं बन रही। इसका मतलब ये सीधी चल रही है। अगर इधर उधर जाती तो इमेज सामने नहीं बनती। तो व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दीज रेज, देयर शैडो इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने बन रही है इसकी शैडो। इट मींस दे आर मूव इन स्ट्रेट लाइन बट इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये सीधी चल रही है। लेकिन सीधी क्यों चल रही है, कैसे पता चला, जब इनके रास्ते में हमने कोई ऑब्जेक्ट
एग्जैक्ट रखी तो उसकी शैडो ये बिल्कुल सामने बना रहे। इट मींस दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। इससे भी ये पता चल गया भी ये क्या स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। बेटा आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होगे, साथ साथ करते रहिएगा। आगे देखिएगा फोर्थ रिजल्ट क्या है इसका। अब फोर्थ रिजल्ट देखते हैं क्या है। अब क्या किया गया बेटा, फोर्थ रिजल्ट देखिएगा। फोर्थ रिजल्ट क्या है वो सुनते जाइएगा मेरे से अच्छे से। फोर्थ रिजल्ट क्या कह रहा है बेटा, ये रेज जा रही थी। कौन सी रेज, कैथोड रेज। ये मैंने एक पेडल रख दिया, व्हील, पहिया। जैसे ये रेज इससे टकराई तो ये पेडल घूमने लगा, मूविंग, रोटेटिंग। व्हेन ए पेडल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन पेडल रोटेटिंग। और रोटेट का मतलब क्या है, इन रेज ने कोई ना कोई काम किया। क्या किया बेटा, कोई ना कोई काम किया है। अगर इन्होंने काम किया है इसका मतलब क्या है, दीज है मैकेनिकल इफेक्ट। इनके पास कैसा इफेक्ट है बेटा, तो आपसे पूछा जा सकता है क्या इनके पास मैकेनिकल इफेक्ट है। हाँ बेटा, कैथोड रेज के पास मैकेनिकल इफेक्ट होता है, मतलब ये काम कर सकती हैं। तो इनके पास कैसा इफेक्ट होता है, मैकेनिकल इफेक्ट। ये फोर्थ रिजल्ट था बेटा। अरे नोट डाउन करते रहिएगा बेटा साथ साथ। बोलो बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे जो मैं बता रहा हूं वो कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने एक एक चीज क्या बताई है। उसके बाद देखिएगा बेटा मैकेनिकल इफेक्ट के बाद क्या कह रहा है। अब इंपॉर्टेंट हमारे पास ये प्रॉपर्टी है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पे डाल देता हूं ताकि हमें याद रहे, बाद में रिवाइज करेंगे। तो फोर्थ क्या थी, मैकेनिकल इफेक्ट था। अब फिफ्थ देखिएगा, मैं ऊपर समझाता रहूंगा नीचे लिखता रहूंगा। फिफ्थ इफेक्ट देखिएगा क्या था। ये जो रेज जा रही थी ये गई, इन रेज के पाथ में क्या किया गया बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और एक कौन सी प्लेट, नेगेटिव प्लेट लगा दी इनके दोनों साइड, और इनके बीच से रेज पास की गई। इनके बीच में से जब रेज पास की गई तो ये जो रेज है अब किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गई। अरे यार सर, आप पूछोगे सर आप तो कह रहे थे ये स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ये स्ट्रेट लाइन तब मूव करते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और एक कौन सी प्लेट लगा दी, नेगेटिव प्लेट, तो ये किसकी तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव। अब एक बात बताइएगा अपने सेंस से, पॉजिटिव की तरफ कौन मुड़ता है, अरे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है, इसका मतलब इनके खुद के ऊपर कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। किसकी तरफ, तो क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्या लगाया गया, नॉर्थ एंड साउथ पोल लगाया गया, तो ये तब भी किसकी तरफ मुड़ रहे थे, पॉजिटिव पोल की तरफ। किसकी तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ। तो आप लिखोगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड देन कैथोड रेज मूविंग, cathode rays moving towards the positive charge. It means these rays are made up of negative particles. These rays are made up of negative particles. इसका मतलब ये रेज किससे मिलके बनी हुई है, नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ बनी हुई है। That negative particles are known as electron. ऐसे डिस्कवरी हुई थी बेटा इलेक्ट्रॉन्स की। तो that negative charge particle are known as इलेक्ट्रॉन्स। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बेटा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये था बेटा सेटअप, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दो तीन बातें तो ऐसी रहती हैं जो आपके नीट एग्जाम में, आईआईटी एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अभी तक तो मैंने नॉर्मल बताया है, एक बार फास्टली रिवाइज करता हूं, फिर इन सबको हटा दूंगा, फिर वे दो तीन बातें और बताऊंगा मैं आपको जो बताने की है सबसे इंपॉर्टेंट। देखते जाइएगा। सबसे पहले किसने किया था, ये विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट था, लेकिन उससे ये डिस्कवरी नहीं हुई। बाद में किसने किया बेटा, थॉमसन ने। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। उसने सेम एक्सपेरिमेंट लिया था, उसी वाली ट्यूब ली, ये ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर मैंने बताया था एक इलेक्ट्रोड, ये दो रोड लगाई मेटल की, एक को कैथोड नाम दे दिया गया, दूसरे को क्या नाम दे दिया गया, एनोड। इस ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप का काम होता है इसमें से एयर प्रेशर को बाहर निकालना, ठीक है। फिर इन दोनों रोड को हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। यही किया था हमने सबसे पहले जब इसके अंदर कुछ एयर थी। सबसे पहले जब इसके अंदर कुछ एयर थी तो इसके अंदर हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ जब हमने बैटरी को ऑन किया।
फिर हमने वैक्यूम का यूज करके इसमें से एयर प्रेशर को कम किया, तो हमें लग रहा था कुछ रेज कैथोड से निकल के किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। लेकिन हमें यह भी नहीं, क्यों, हम कैथोड रेज को देख तो सकते नहीं, लेकिन इसको अच्छे से साबित करने के लिए हमने दोबारा से एक ऑब्जर्वेशन और की। इस कैथोड के अंदर होल है बेटा, सॉरी इस एनोड के अंदर होल है, और इसके पीछे क्या है, ये फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन ZNS की। फिर एक्सपेरिमेंट ऑन किया तो इस होल में से निकल के जब ये रेज इससे टकराई तो ये ग्लो करने लगी। इसका मतलब रियल में कुछ रेज है जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है। अभी तक मैंने ये नहीं बताया बेटा ये कैथोड रेज कैसे बन रही है। आप सोचोगे भी कैथोड से नहीं बन रही, ये कैसे बन रही है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वही बात तो बताने की रहती है। तो फिर हमने क्या किया, ये देखा, फिर इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखी, या जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया इसके रिजल्ट्स देखे। सबसे पहला रिजल्ट तो क्या था, ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, बिल्कुल सही था बेटा। सेकंड हमने क्या देखा था, ये रेज अपने आप से दिखाई नहीं देती हैं, इनके बिहेवियर को हम महसूस करते हैं। जैसे एक बिहेवियर क्या महसूस किया था बेटा आपने, एक बिहेवियर महसूस किया था जब ये ZNS स्क्रीन से टकराई तो ZNS स्क्रीन क्या कर रही थी, ग्लो, महसूस किया या नहीं किया। दूसरा हमने क्या किया, जब ये सीधी चलती हैं, वैसे तो ये सीधी चलती हैं लेकिन कब, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये कैसे पता किया था, इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दी थी, उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो इन्होंने बिल्कुल उसके सामने बनाई, इसका मतलब ये सीधी चल रही है। फिर क्या था बेटा, मैकेनिकल इफेक्ट, मतलब जब इनके रास्ते में कोई पैडल रख देते हैं तो ये उसको रोटेट कर देते हैं, अगर ये उसको रोटेट कर रहे हैं इसका मतलब इनके पास कौन सा इफेक्ट है, काम कर सकते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट और ये जो प्रॉपर्टीज है पांचवी, ये क्या थी बेटा, ये प्रॉपर्टी ये थी, जब इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये रेज पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, और पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होता है जिनके खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है। इट मींस कैथोड रेज आर फॉर्म्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका ये है, सबसे ज्यादा यही है भाई, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया जाता है। इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है। ये 5 प्रॉपर्टीज हो रही है। अब इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं, उनको आप प्रॉपर्टीज में डालना चाहो प्रॉपर्टीज में डाल सकते हो, वैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। बोलो बेटा रफ कर दूं, तो अब आगे देखिएगा अगली क्या थी, वैसे आप प्रॉपर्टीज में डालना चाहो तो प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हो बेटा उनको। तो आगे 6 प्रॉपर्टी मान लो, या फिर आप क्या मान लो, उनको जो आपका मन करे वो मान सकते हो बेटा। अब क्या कह रहा है, 6 प्रॉपर्टी ही मान लेता हूं मैं। जो ये कैथोड रेज थी ये कैसे बनी, सबसे पहले तो ये सुनो कैसे बनी, बाद में प्रॉपर्टीज बताऊंगा। मान लेते हैं इसके अंदर मैंने हीलियम गैस ली है। कौन सी गैस ली है बेटा, हीलियम। इसके अंदर हीलियम के 1-2 पार्टिकल हैं, ये हीलियम के पार्टिकल। इधर से ये आपने क्या अप्लाई किया बेटा, हाई वोल्टेज। अब एक बात बताओ, हाई वोल्टेज की रेज जब इस हीलियम के पार्टिकल से टकराएंगी तो आपने 9th-10th में पढ़ रखा है, कोई भी एटम के साथ जब आप एनर्जी डालोगे तो उसमें से क्या निकल जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये देखो हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और हीलियम क्या बन गया, पॉजिटिव। निकल गया या नहीं निकल गया। अरे इसमें आप कोई भी गैस लो, मान लेते हैं मैंने हाइड्रोजन लिया, उसके ऊपर हाई वोल्टेज डाली, उसमें से भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये क्या बन गया, H पॉजिटिव। इससे हमें कोई मतलब थोड़े ही है, ये तो कुछ भी निकले, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब मैं ये बताओ, कोई भी गैस इसके अंदर लूं, कोई भी, उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन से रेज बनती है, उन्हीं रेज को तो हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। उन्हीं को तो हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। अब बोलो बेटा कैथोड रेज कहां से निकल रही हैं, तो आप बताओगे, व्हेन द हाई वोल्टेज इज अप्लाइड देन द गैस पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, दे आयोनाइज। वे क्या हो जाते हैं, आयोनाइज, रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स। और अपने क्या रिलीज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज किए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन फॉर्म द रेज दैट आर नोन एज कैथोड रेज। उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज किसकी बनी हुई बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात और बताइएगा बेटा मुझे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो चाहे कोई भी गैस हो, अब मैंने हीलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कोई भी गैस लो, ये इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे या इन इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकले, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज, इसका मास, सब कुछ सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं से निकले, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसके अंदर आप कोई भी गैस लोगे,
कैथोड रेज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? अरे इलेक्ट्रॉन चाहे किसी का भी निकले, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए क्या कह रहा है, कैथोड रेज। इसलिए 6 प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती भाई, नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, बताऊंगा। पहले ये बताओ कैथोड रेज कैसे बनी, पता चल गया। इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल है उससे ये हाई वोल्टेज टकराई तो उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इन्हीं इलेक्ट्रॉन से क्या बना, कैथोड रेज। कोई भी गैस हो, इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है बेटा। अब इन इलेक्ट्रॉन से ही कैथोड रेज बनती है, इसलिए कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, पहला तो किस पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड ऑन material of cathode and anode, not depend on material of cathode and anode। कैथोड और एनोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये आप कैथोड और एनोड किसी भी मेटल का, किसी का भी लो, इनके ऊपर मटेरियल, इन कैथोड और एनोड के मटेरियल पे कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि अगर ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो कैसा छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम है, इसलिए क्या नहीं है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, नॉट डिपेंड ऑन गैस, नेचर ऑफ गैस। आप इसके अंदर कौन सी गैस ले रहे हो, इस पे भी डिपेंड नहीं है। हाइड्रोजन लोगे तब भी इलेक्ट्रॉन वही निकलेगा, हीलियम लोगे तब भी वही निकलेगा, आर्गोन लोगे तब भी वही निकलेगा। अगर गैस तो कोई भी ले लो, सबका इलेक्ट्रॉन तो सेम है, और इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनी हुई है, कैथोड रेज। इसलिए कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट नहीं है, नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कहां से बनती है, दूसरा क्या कैथोड रे की प्रॉपर्टी मटेरियल कैथोड और एनोड के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस। अरे नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड कर सकती है बेटा, चाहे कोई भी गैस लो, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है, इसलिए डिपेंड नहीं करती है। ये हुई थी बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। क्या हुई थी बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब आपके पास क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, मास, वो कैसे निकालोगे, वो रहता है। इतना बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो बेटा अब क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद इसके ऊपर हमें चार्ज पता करना है, मास पता करना है कितना है। तो धीरे धीरे क्या किया गया, सबसे पहले थॉमसन ने क्या किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, तो इसने सबसे पहले चार्ज बाय मास रेशो पता किया। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, ई से, डिनोटेड बाय, और रियल में मास को एम से। तो हमें कौन सी रेशो निकालनी है बेटा, ई बाई एम रेशो। क्या निकालनी है, ई बाई एम रेशो। थॉमसन ने कैसे किया, इसने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था बेटा। इसने क्या किया था, वही सभी कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था। ये यहां पे कैथोड था, इसमें से ये रे निकल रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी। ये स्क्रीन थी जिसको हमने ZNS स्क्रीन, यही था ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तो क्या किया गया, जैसे ये कैथोड रे जा रही थी, तो क्या किया गया, इनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कौन सा लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये बताओ ये किसकी तरफ बैंड हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इनके खुद के ऊपर कैसा चार्ज है। तो यहां पे ये इस पॉइंट पे टकराई, ZNS स्क्रीन के इस पॉइंट को ए पॉइंट नाम दिया गया बेटा। क्या नाम दे दिया गया, ए पॉइंट नाम दे दिया गया। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया गया बेटा, इसी के ऊपर क्या लगा दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बेटा। ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ को ही मैग्नेट बोलते होंगे। साउथ पोल पे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी साउथ पोल पे बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्थ पोल पे ऐसा माना जाता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या किया गया बेटा, अब ये जैसे ही ऑन किया किसकी तरफ मुड़ेंगे, पॉजिटिव, तो क्योंकि ये तो ऑफ है, अब तो ये स्टार्ट है, तो ये किसकी तरफ, इस साउथ पोल की तरफ। तो साउथ पोल पॉजिटिव है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इस बार ये यहां पे टकराई बेटा। इस बार ग्लोइंग बी पॉइंट पे हो रही थी। कहां पे हो रही थी बेटा, बी पॉइंट पे हो रही थी। फिर क्या किया गया, दोनों चार्जेस एक साथ अप्लाई किए गए।
दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव कहेगा मैं यहां पे, साउथ पोल कहेगा यहां पे आएंगी, तो कहां पे जाएंगी, दोनों चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को बैलेंस कर दिया गया बेटा। क्या कर दिया गया, इतना बैलेंस कर दिया गया, ना ही तो ये ऊपर की तरफ जा रही है ना ही नीचे की तरफ। अब ये कैसे मूव कर रही है, बिल्कुल बेटा स्ट्रेट, और स्ट्रेट मूव कर रही है कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, सी पे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या महसूस किया उसने महसूस क्या किया वो सुनते जाइएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो साउथ पोल की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया नेगेटिव पॉजिटिव पोल की तरफ, जब दोनों को बैलेंस किया गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी और कहां पे टकरा रही थी, सी पॉइंट पे। इन सब से जब चार्ज को बैलेंस करते हैं तो उसने क्या महसूस किया, तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा वो सुनते जाइएगा बेटा। इसने क्या कहा, ये जो डेविएशन हो रहा है, ये मुड़ रही है, इसको बोलते हैं डेविएशन, डेविएशन ऑफ कैथोड रेज, डेविएशन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन, कैथोड रेज का डेविएशन जो वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला देखिएगा बेटा ये किस पे डिपेंडेंट है, डेविएशन ऑफ कैथोड रेज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता ये देखते जाइएगा बेटा। सबसे पहले इसने कहा जब हमने ये बताओ ये दोनों को बैलेंस कर दिया, क्या कर दिया, जब हमने इन दोनों को बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस कर दिया तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ गई। तो ये सबसे पहले क्या पता किया गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ये डिपेंड करती हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग काम करने लग गई, और दोनों को बैलेंस कर दिया तो सीधी चलने लग गई। इसका मतलब इनका डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो कितना स्ट्रॉन्ग लगाया है। अगर मान लेते मैंने दोनों लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड की से ज्यादा है, तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे ये। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, मान लेते हैं मैंने अब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा रखी, तो इससे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग कहां पे टकराएंगे बेटा, ए पॉइंट पे, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ मुड़ेंगे और पॉजिटिव यहां पे है, हो गया बेटा। फिर सेकंड क्या ऑब्जर्व किया गया, इनका डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, डेविएशन डिपेंड करता है जो ये कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई है उनके मास पे डिपेंड करता है बेटा। किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल विच फॉर्म कैथोड रेज। लिख लो आप, मास ऑफ द पार्टिकल विच फॉर्म पार्टिकल्स, जो विच फॉर्म कैथोड रेज। क्यों बेटा, क्योंकि एक बात बताओ, लाइट वेट के पार्टिकल होंगे वे ज्यादा डेविएट होंगे या हैवी वेट के पार्टिकल्स, अरे सीधी सी बात है, हल्के पार्टिकल तेजी से डेविएट हो जाएंगे, हैवी पार्टिकल को डेविएट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाने पड़ेंगे। तो किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल विच फॉर्म कैथोड रेज, बिकॉज लाइटर पार्टिकल डेविएट मोर एंड हैवी पार्टिकल डेविएट लो। हैवी पार्टिकल कम डेविएट होते हैं और लाइटर पार्टिकल ज्यादा। और तीसरा क्या ऑब्जर्व किया गया बेटा, तीसरा क्या ऑब्जर्व किया गया वो देखिएगा। तीसरा ऑब्जर्व किया गया जिन पार्टिकल से ये कैथोड रेज बनी हुई है उनके ऊपर चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रे पार्टिकल। कैथोड रे के जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है। एक बात बताओ बेटा, अगर इन पे नेगेटिव ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ बहुत तेजी से मुड़ेंगे। कभी भी बताता हूं बेटा, चार्ज ज्यादा, मान लेते हैं मेरे पास नेगेटिव चार्ज है हाई अमाउंट में, तो ये उसकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होगा जो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसने अपने आप को न्यूट्रल करना है, इसलिए क्या है, चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। एक हलवा पार्टिकल तेजी से चलता है इसलिए डेविएट ज्यादा होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, अरे मान लेते मैं एक तुम्हें देता हूं 100 वोल्ट का करंट, तो तुम्हें करंट कम महसूस होगा। 200 वोल्ट का दूंगा तो आपको करंट ज्यादा नहीं लगेगा क्या, अरे ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगेगा। इसलिए कह रहा है ये जो डेविएशन हो रही है, कभी पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही है कभी साउथ पोल की तरफ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने कितना लगाया। इनका डेविएशन कम हो गया ज्यादा होगा वो इनके मास पे भी डिपेंड करता है। इनका डेविएशन कम हो गया ज्यादा होगा ये भी किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है। इन तीनों को कंबाइन करके क्या किया गया, बाई एक्यूरेट हमने मैग्नेटिज्म कितना डेविएट हुए ये सब एक्यूरेटली मेजर करके
इन सबको एक्यूरेटली कितना डेविएशन हुआ, कैसे क्या हो रहा है, इन सबको एक्यूरेट मेजर करके थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने किया बेटा E/m रेशो निकाल दी। क्या निकाल दी? चार्ज बाय मास, यानी कि चार्ज ये रहा और मास ये रहा, चार्ज बाय मास रेशो निकाल दी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज बाय मास रेशो बेटा वो कितनी आई है? वो आई है बेटा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम। देखो ई चार्ज की यूनिट कूलाम, नीचे मास की यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? तो E/m रेशो निकाल दी थॉमसन ने। किसने निकाल दी? बोलो बेटा E/m रेशो कैसे पता किया? तो एक आपने क्या करोगे, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया तो डेविएशन किस किस पे डिपेंडेंट करता है ये बताओगे, उसके बाद बताओगे बाय मेजरिंग दीज डेविएशन थॉमसन कैलकुलेट द E/m रेशो या चार्ज बाय मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच वाज 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। इतनी वैल्यू आई बेटा चार्ज बाय मास रेशो इन सब से। अरे ये ज्यादा डेविएशन हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा रहे हैं तब, ये सब मेजर कर लिया उसने। आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे फिर क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर दू बेटा, हटा दू। अब आगे देखिएगा, हमारे पास E/m रेशो आ चुकी है बेटा। E/m रेशो कितनी आई है? 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, यही आई है ना। अब देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा बेटा, एक एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मुलिकन एक साइंटिस्ट था, उसने किया था बेटा ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट ने उसने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल दिया था। कितना होता है? माइनस में होता है बेटा ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप बताओगे ए एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय द मुलिकन, दैट वाज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो आ गई। अब इन दोनों का यूज करके मास देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिएगा क्या किया हम इस चार्ज को, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है? चार्ज डिवाइड में ये चार्ज बाय मास रेशो, डिवाइड में क्या है? चार्ज बाय मास रेशो। इससे डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड करने से क्या आएगा? चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? E से। डिवाइड चार्ज बाय मास को E/m से, E/m। ये m कहां पे चला जाएगा बेटा? ऊपर चला गया या नहीं चला गया? चार्ज से चार्ज कैंसिल, एंडिंग में क्या बच गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया बेटा? m। कितना आ गया? m। बोलो बेटा सही है या नहीं सही है? इसलिए चार्ज कितना था? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। डिवाइड में चार्ज बाय मास रेशो कितनी है? 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻11। इन सबको सोल्व करोगे, क्या करोगे बेटा? इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन का मास। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास। वो आपको पता है कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। कितना होता है बेटा? 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। अब आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हुई है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे मैंने सब कुछ एक एक करके बताया है, आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा ऐसे, क्योंकि मैं बीच में कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल रेगुलरली चलूंगा। कंप्लीट CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, नीट सब कुछ कवर करूंगा बेटा। एक एक छोटी से छोटी बात बता रहा हूं, लेकिन आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से करवाओ, दोस्तों को सलाह दो, दूसरे स्कूलों में पढ़ रही हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आगे